कहिए दोस्तों, कहां तक हुआ था? हमने बजट पढ़ रहे थे ना, तो आप देखे थे कि सरकार के बजट के दो भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजी वाला बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के भी दो भाग होते हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, और पूंजीगत बजट के भी दो भाग होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भी है। उसके बाद हम पढ़े थे कि बजट में जो सरकारी व्यय होता है अर्थात खर्च होता है, उसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राप्ति को केवल एक तरीके से, सरकार की कुल प्राप्ति बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन सरकार का कुल व्यय बराबर राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, या विकास व्यय या विकासेतर व्यय, या योजना व्यय प्लस योजनोत्तर। फिर हम बजट घाटा पढ़े, जो मुख्य तीन प्रकार के थे, राजस्व घाटा, राजकोष के घाटा और प्राथमिक घाटा। कौन सा घाटा सबसे बड़ा घाटा है? राजकोष के घाटा। किस घाटे का संबंध केवल और केवल राजस्व घाटा से है, राजस्व बजट से है? तो राजस्व घाटा। ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। किस घाटे से सरकार को यह पता चलता है कि उन्हें अपने व्यय पूरा करने के लिए उधार की राशि कितनी लेनी पड़ेगी? कौन? राजकोष के घाटा। क्लियर। राजकोष के घाटा में से ब्याज का भुगतान घटा देने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? राजकोष के घाटे में ब्याज की भुगतान को घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा। या प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राजकोष के घाटा। उसके बाद अगर घाटा होता है तो घाटा की पूर्ति सरकार कैसी करती है? तो उसके लिए तीन प्रकार का ऋण है, विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण, आरबीआई से आर्थिक सहायता, या आरबीआई से ऋण, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अन्य देयता के अंतर्गत उसे अन्य देयता कहते हैं। अन्य देयता मतलब आरबीआई से, उसको आर्थोपाय ऋण भी कहते हैं। तो घाटे की पूर्ति सरकार कितने तरह से? अब सरकार जो ऋण लेता है और ऋण का जो ब्याज देता है उसका मॉनिटरिंग किसके हाथ में रहता है? आरबीआई के पास होता है। जैसे भारत सरकार ऋण लेगा तो भारत सरकार खुद नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी बात करने नहीं जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री बात करने नहीं जाएंगे। जाएंगे कौन? आरबीआई के प्रतिनिधि जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार के हर प्रकार के ऋणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? और आरबीआई न सिर्फ भारत सरकार की बल्कि राज्य सरकार के भी कार्यों को देखता है। हर केंद्र सरकार का और प्रत्येक राज्य सरकार का एक अकाउंट खुला हुआ रहता है। कहां पर? आरबीआई में। जैसे बिहार सरकार है, बिहार सरकार का एक अकाउंट आरबीआई के पास होगा जहां बिहार का सरकारी खाता मैनेज होता होगा। तो उसी तरह केंद्र सरकार का जो खाता होता है वो आरबीआई के पास होता है। अब आइए, आप जानते हैं कि आप खुद पैसों का लेन देन अपने बैंक खातों के माध्यम से करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह सरकार भी लेन देन का काम अपने खाते की मदद से करता है। यही अंतर है कि सरकार का खाता आरबीआई में रहता है लेकिन आम जनता का आरबीआई में खाता नहीं हो सकता। आम जनता का व्यापारिक बैंकों में खाता रहता है। लेकिन एक सरकार का खाता प्राप्ति एवं व्यय के लिए अर्थात पैसे जमा एवं निकालने के लिए किसके पास खुलता है? आरबीआई के पास। और ऐसे ही भारत सरकार के कितने खाते हैं? 3 खाते हैं जिनमें प्राप्ति जमा की जाती है और जिनसे निकालकर व्यय किया जाता है। अब जो राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, तो सरकार को होने वाले राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या सरकार को होने वाले सभी प्रकार के प्राप्ति सरकार के खाते में जमा होते हैं। और वो खाता का संचालन कौन करता? आरबीआई। तो सरकार के कितने खाते होते हैं? तो केंद्र सरकार के 3 खाता है। केंद्र सरकार के कितने खाता? 3 खाता। पहला खाता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद, पहला खाता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 में है। और इस खाते
को यानी जिसका यानी कि 266 अनुच्छेद 266 के 1 में जिस खाता का नाम है उस खाता को हम कहते हैं समेकित निधि। क्या कहते हैं दोस्तों? समेकित निधि, या पोल्ट्री में पढ़े होंगे इसको संचित निधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचित निधि भी कहा जाता है। सरकार का एक दूसरा खाता होता है जिसका जिक्र हमारे संविधान के 266 की क्लास 2 में किया गया है, उसको कहते हैं सार्वजनिक खाता। क्या कहते हैं? और हिंदी में इसके लिए दूसरा एक नाम है लोक लेखा निधि। क्या दोस्तों? लोक लेखा निधि या सार्वजनिक खाता। इसका जिक्र अनुच्छेद 266 के 2 में है। और एक खाता है जिसका जिक्र अनुच्छेद 267 में है, और 267 में जो है उसे आकस्मिक निधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत सरकार के कितने खाते होते हैं जिनमें प्राप्ति और व्यय प्राप्ति जमा किए जाते हैं, व्यय के लिए पैसे निकाले जाते हैं? 3 खाते, समेकित या संचित निधि, सार्वजनिक खाता या लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। यही 3 खाता में सरकारी पैसा जमा होता है, यही 3 खाता से निकाल कर सरकार व्यय करती है। अब तीनों खाता में अंतर है दोस्तों, और यह बात बजट में हम पढ़ रहे हैं, यह बात आप पोल्ट्री में भी पढ़े होंगे या पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो। सरकार की जितनी राजस्व प्राप्ति होती है वो कौन खाते में जमा होती है? राजस्व प्राप्ति अब समझ गए। कर और करेतर प्राप्ति को क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो जितने भी राजस्व प्राप्ति होते हैं वो किस निधि में? संचित निधि में जाता है। सरकार जितने भी ऋण लेती है वो किस निधि में जमा होगी? संचित निधि में जमा होगी। सरकार प्रतिभूति जारी करके जो पैसे इकट्ठे करेंगे वो किस निधि में जमा होगी? संचित निधि में जमा होगी। तो संचित निधि भारत सरकार के एक ऐसे खाते हैं जिनमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्ति जमा होते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाने वाले सारे ऋण जमा होते हैं। और इस खाते से खर्चा करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना संसद की अनुमति के भारत सरकार इस संचित निधि के खाते से दोस्तों संचित निधि के खाते से पैसा नहीं निकाल सकती। अब विधेयक पढ़ेंगे, 3 प्रकार के विधेयक होते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक। पढ़े पोल्ट्री में? नहीं पढ़े? तो पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। संचित निधि संसद के अनुमति, संचित निधि से धन की निकासी भारत सरकार बिना संसद के अनुमति से नहीं कर सकता है। इससे धन निकालने के लिए संसद में एक विधेयक पारित करवाना पड़ता है, और उस विधेयक का नाम है विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो भारत सरकार के समस्त राजस्व प्राप्ति एवं भारत सरकार के द्वारा लिए जाने वाले ऋण जो है भारत सरकार के किस खाते में जमा होते हैं? किस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसद से अनुमति लेना पड़ता है? संचित निधि से। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन विधेयक पारित करवाना जरूरी है? विनियोग विधेयक। कौन विधेयक? विधेयक 3 प्रकार, वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक जो सरकार पारित करती है संसद में, वो इसीलिए कि ताकि वे संचित निधि से धन निकालकर खर्च कर सके। और दूसरा खाता है कौन? इसमें सरकार का पैसा नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न लोगों का पैसा रहता है, जिसको लौटाने का दायित्व किस पर है? सरकार पर है। उदाहरण के लिए कि डाकघर किसका है? सरकार का है। डाकघर के बचत खाते में जो जमा होता है पैसा, अंततः वह भारत सरकार के किस खाते में जमा हो जाता है? सार्वजनिक खाता में। तो सरकार भिन्न भिन्न सरकार की खुद कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार लोगों से क्या लेती है? पैसा लेती है। जैसे हम लोग चलाते एक मासिक आय योजना है, डाकघर बचत योजना है। तो सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है कई प्रकार के बचत योजनाएं, ठीक है, बचत योजनाएं, उस लोगों के बचत योजनाएं वाला पैसा सरकार के पास रहता है। वो कौन खाता में रहता है? सार्वजनिक खाता में रहता है।
डाकघर के बचत खाते में जो जमा करते हैं पैसा, वो सारा पैसा अंततः किस खाते में जमा होता है? सार्वजनिक खाते में जमा होता है। या सरकार कोई योजना चला दिया, मान लीजिए कि सरकार एक बचत योजना चला दिया जिसमें लोग पैसा जमा करने लगे, तो वो पैसा तो मेनली आदमी का है, देश के नागरिकों का है, जिसको बाद में सरकार क्या करेगा? तो सरकार देश के नागरिकों का वह पैसा जिसको लौटाना किसको है? सरकार को है। वही पैसा किस में जमा रहता है? सार्वजनिक खाता। और समय समय पर सरकार इन खातों से निकालकर अपना खर्च करती है, फिर जरूरत के मुताबिक से भिन्न भिन्न संस्थाओं को देते रहती है। लेकिन इस खाते से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की कोई जरूरी, सरकार जब चाहे इस खाते से पैसा निकालकर खर्च कर सकती है। संचित निधि से खर्च करने के लिए संसद की अनुमति चाहिए, लेकिन सार्वजनिक खाता लोक लेखा यानी लोक लेखा निधि से खर्च करने के लिए कोई संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है आकस्मिक निधि। यह निधि अनुच्छेद 267 के तहत है। और यह निधि मतलब यह आकस्मिक निधि खाता, यह खाता इसलिए बनाया गया है कि ताकि मान लीजिए कि कोई ऐसे कार्य हैं जिनमें पैसा लगाना नितांत जरूरी हो गया है, लेकिन संसद की अनुमति लेने में कुछ समय लग जाएगा। ध्यान दीजिए, आकस्मिक निधि की व्यवस्था या आकस्मिक निधि खाता का प्रायोजन इसलिए कहा गया है कि ताकि अगर संचित निधि से पैसा निकालने में सरकार को देरी हो तो वो किस खाते से निकाल सके? आकस्मिक निधि से। क्योंकि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, और विधेयक पारित करने में कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। जबकि सार्वजनिक खाता में लोगों के पैसा रहते हैं, सरकार यही पैसा सारा खर्च कर देगा तो फिर लोगों को लौटाने में दिक्कत होगी। तो इन खातों पर ज्यादा भार दिया नहीं जा सकता, और इन खाते से खर्चा करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। और मान लीजिए कि पैसा खर्चा करना जरूरी हो गया है, लेकिन संसद का अनुमति लेने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन रुका नहीं जा सकता है। तब कौन खाते से पैसा निकाला जाता है? आकस्मिक निधि से। आकस्मिक निधि राज्य सरकार, ये सारे खाते राज्य सरकार के भी है और केंद्र सरकार के भी है, सेम टू सेम। आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं कौन? राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से ही धन निकालते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से ही धन निकालते हैं। तो आकस्मिक निधि का निर्माण इसलिए किया गया है कि ताकि संचित निधि से निकालने में समय लगे और तत्काल पैसों की जरूरत है तो उन पैसों की भरपाई किस निधि से निकालकर? आकस्मिक निधि से। आकस्मिक निधि से पैसे निकालने का जो पावर है वो किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से प्रधानमंत्री के सलाह पर ही पैसे निकालते हैं। मूल संविधान में आकस्मिक निधि से 50 करोड़ निकालने का प्रावधान था। कितना? 50 करोड़। 5 करोड़ है। मूल संविधान की बात करते हैं, 50 करोड़। जब संविधान पारित हुआ था तो राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि से एक बार में कितने धन निकालने की अनुमति दी गई? 50 करोड़। लेकिन 1999 में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 500 करोड़। 2021-22 में नोट कर लीजिएगा, बजट 2021-22 में आकस्मिक निधि से धन निकालने की सीमा बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। बजट, पहले सुन लीजिए क्या लिखना है, पहले सुन लीजिए, ये नहीं सुनकर बच्चा बना दे, पहले सुन लीजिए। बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में आकस्मिक निधि से धन निकालने की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। सुन लिए? फिर से सुन लीजिए। 2021-22 के बजट में आकस्मिक निधि से धन निकालने की सीमा बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया गया है। लिख लीजिए आप।
क्लियर होगा, लिख लिए? हाँ, तो भारत सरकार के कितने खाते हैं दोस्तों? 3 खाते हैं, लिख लिए ना दोस्तों। मूल संविधान में आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति एक बार में अधिकतम 50 करोड़ निकाल सकते थे, मूल संविधान का यह प्रावधान था। 1999 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 500 करोड़। और हाल फिलहाल 2021-22 के बजट में 30,000 करोड़। यानी अब आकस्मिक निधि से एक बार में 30,000 करोड़ रुपया निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया? तो भारत सरकार के कितने खाते हैं जिनमें प्राप्ति जमा होती है, जिनसे निकालकर व्यय किए जा सकते हैं? 3। तीनों खातों, भारत सरकार के इन तीनों खातों का संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है। किस खाते से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है? आकस्मिक निधि से धन निकालने का शक्ति किनके पास है? एक बार में राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से कितना धन निकाल सकते हैं? 30,000 करोड़। वर्तमान में कितना है? पहले 50 करोड़, फिर 500 करोड़, वर्तमान में 30,000 करोड़। क्लियर हो गया? हाँ, ये बड़ी हमको खराब आदत लगता है, बोलते हैं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम लिखाते नहीं। इसलिए जो भी 2-4 पॉइंट है पहले सुन लीजिए। आदमी क्या करता है कि लिखते समय कलम कॉपी पर ध्यान देता है, दिमाग को छोड़ देता है। अब जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, सुन रहा है तो दिमाग पर असर नहीं हो रहा उसका। एकदम मनोहर पोती लिखो, राम राम, जाता जाता, है पूर्ण विराम। क्या ये बच्चों ने लिखावट है? तो सरकार के खाते समझ गए, इसी खाता में जमा होगा पैसा और इसी खाता से निकालेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा बजट की प्राप्ति और व्यय के लिए सरकार के पास कितने खाते? तीनों खाता का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। 266 के 1 के तहत कौन खाता? इस खाते से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति चाहिए। इस खाते से संसद से क्या अनुमति चाहिए? तो विनियोग विधेयक पारित करवाना है, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक खाता में सरकार का वो पैसा है जो जनता ने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार को दिया है। यानी ये पैसा, इस खाते का पैसा सरकार का अपना नहीं होता है, बल्कि सरकार उसे अपने लिए खर्च करती है हिसाब से। आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आकस्मिक निधि से धन निकालने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में इस निधि से राष्ट्रपति धन अधिकतम एक बार में 30,000 करोड़ निकाल सकते। अब ध्यान दीजिए कि आकस्मिक निधि से धन उसी स्थिति में निकाला जाता है जब संचित निधि से निकालने में लेट हो। अब समझ गए? विनियोग विधेयक पारित होगा तबे निकाल सकते संचित निधि से पैसा। अब पैसा का जरूरी हो गया जबकि विधेयक पारित होने में भी लेट है, तो क्या करेगा? तब आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक निधि से धन निकाल लिया गया, जैसे ही विनियोग विधेयक पारित होगा, सरकार संचित निधि से धन निकाल लिया, धन निकालने के योग्य हो जाता है, तो सबसे पहले संचित निधि से धन निकालकर किसमें जमा कर दिया जाता है? आकस्मिक निधि। मान लीजिए विनियोग विधेयक पारित होने में अभी लेट है और सरकार को तुरंत 500 करोड़ की जरूरी है, तो वे राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति इससे 500 करोड़ निकाल करके सरकार को दे देंगे। फिर सरकार जैसे ही विनियोग विधेयक पारित करेगी तो वो सबसे पहले 500 करोड़ निकालकर कहां जमा करेगा? आकस्मिक निधि थे। इसलिए आकस्मिक निधि से निकाला गया पैसा विनियोग विधेयक पारित होते ही सबसे पहले उसमें डाल दिया जाता है। तीनों खातों का संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। हमको लगता है भारत सरकार के खाते समझ गए हैं। अब है क्या? घाटे की या हीनार्थ प्रबंधन, ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन यानी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है।
आप घाटे की वित्त व्यवस्था कह लीजिए या हीनार्थ प्रबंधन कह लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि हम बताए थे कि खर्च और प्राप्ति के आधार पर बजट 3 प्रकार के होते हैं: संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। बताए थे ना, बताए थे। प्राप्ति और व्यय के आधार पर बजट कितने प्रकार के? जब सरकार की कुल प्राप्ति कुल व्यय के बराबर हो, संतुलित बजट। जब सरकार की प्राप्ति उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय से अधिक हो तो बचत का बजट। और सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय उसके प्राप्ति से अधिक हो तो घाटे का बजट। और आपको बताए थे कि 3 प्रकार के बजट में विकासशील और अर्ध विकसित देशों के लिए घाटे का बजट सर्वोत्तम बजट होता है। बचत का बजट वर्तमान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो किसी भी देश में, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में बचत का बजट तो पेश होगा नहीं। हाँ, अर्थव्यवस्था की कुछ अपनी मजबूरियां होने के बावजूद बचत का बजट सरकार पेश कर सकती है अर्थशास्त्रियों के राय के आधार पर, केवल अर्थव्यवस्था के सुधारने के दृष्टिकोण से। संतुलित बजट पूरे विश्व के किसी भी देश का बजट संतुलित नहीं होता, यानी कुल प्राप्ति कुल व्यय के बराबर नहीं होता। तो बजट का जो प्रकार सबसे पॉपुलर है अधिकांश देशों में, जिस प्रकार के बजट पारित किए जाते हैं वो घाटे का बजट होता है। और यही सर्वोत्तम बजट है कि सरकार को जितनी प्राप्ति हो रही है उससे ज्यादा वो अपने नागरिकों पर खर्च करे, इसी को अच्छा माना जाता है। और घाटे की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो 3 तरह से: विदेशी ऋण लेकर, आंतरिक ऋण लेकर, आरबीआई से आर्थोपाय ऋण लेकर के। लेकिन घाटे को पूरा करने की एक और व्यवस्था है। घाटे को पूरा करने के लिए एक और व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन है क्या? जब सरकार घाटा जानबूझकर पैदा करे, सरकार घाटा जानबूझकर बजट में पैदा करे और उस घाटे की भरपाई अतिरिक्त नोट छाप, अतिरिक्त नोट छाप कर करे, तब इसी को क्या कहा जाता है? या सरकार जानबूझकर घाटा पैदा ना भी करे लेकिन वो घाटे की भरपाई किसके द्वारा करे? अतिरिक्त नोट छाप कर करे, तब इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था। अब तक आप क्या देखे थे? घाटे को पूरा करने के लिए सरकार सबसे ज्यादा विदेशी संस्था या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से ऋण लेती है। सरकार भिन्न भिन्न माध्यमों से आंतरिक ऋण लेती है अपनी जनता से। सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, आरबीआई से जो ऋण लेती है उसको आर्थोपाय ऋण कहते हैं। लेकिन एक तरीका घाटे को पूरा करने का यह भी है कि हमने क्या किया? अतिरिक्त नोट छाप ली। उदाहरण के लिए कि सरकार को प्राप्ति हुआ, मान लीजिए प्राप्ति हुआ कितना? 500 करोड़ का, और सरकार ने व्यय का लक्ष्य बनाया है, ठीक है, 590 करोड़ का। तो यहां पर घाटा कितना हो रहा है? यानी सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था वो विदेशों से ऋण लेकर कर सकती है, यह व्यवस्था वो आरबीआई से ऋण लेकर कर सकती है, यह व्यवस्था वो आंतरिक ऋण यानी कि देश के अंदर ही विभिन्न प्रकार के बॉन्ड जारी करके जनता से ले सकती है। लेकिन सरकार ने इस 90 करोड़ की पूर्ति के लिए क्या किया? अतिरिक्त नोट छाप दिया, यानी कि सीधा आरबीआई को संदेश दिया कि आरबीआई कि हमें 90 करोड़ रुपए नोट छाप कर आप दे दीजिए सिर्फ। तो ये नोट छाप कर जब घाटे की भरपाई सरकार करती है तब इसी प्रक्रिया को कहा जाता क्या? हीनार्थ प्रबंधन, या इसी प्रक्रिया को कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। बात को समझ गए दोस्तों?
तो घाटे की वित्त व्यवस्था उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार बजट में जानबूझकर घाटा पैदा करे और घाटे की पूर्ति विदेशी आंतरिक ऋण के द्वारा नहीं बल्कि अतिरिक्त नोट छापकर किया जाए तो वही क्या कहलाता है? या जानबूझकर घाटा न भी पैदा करे। मान लीजिए कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए, चाहे वो घाटा सही में हो या जानबूझकर करने का मनसा हो सरकार का, अगर घाटे की पूर्ति केवल अतिरिक्त नोट छाप कर दिया गया है तो उसे क्या कहते हैं? घाटे की वित्त। कोई दिक्कत समझ गए? घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंधन। अब देखिए ये जो अतिरिक्त नोट छप गया है ना, ये जा करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ा दे। आपको हम बताए थे कि एक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा चलन में होनी चाहिए जब मनी और इन्फ्लेशन पढ़ा रहे थे, बता रहे थे ना। तो हम बताए थे कि एक देश का जितना जीडीपी है उतनी मुद्रा उस अर्थव्यवस्था में चलती रहनी चाहिए, और प्रतिवर्ष जीडीपी में जितना प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष जीडीपी में जितना वृद्धि होता है उतना अधिक नोट छापकर फिर से अर्थव्यवस्था में डाल देनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ऐसा करता है ना तो ये पैसा फालतू हो जाता है। नियम है कि आपके देश में जब उत्पादन बढ़ा तभी मुद्रा की मात्रा बढ़ाइए। यानी कि पूरे भारत में अगर 120 करोड़ का सामान पैदा हुआ है तो मुद्रा का मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 120 का या कुछ ज्यादा रहनी चाहिए। यह मुद्रा की आदर्श पूर्ति है। मान लीजिए पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन हुआ सबकी कीमत कितना है, तो मार्केट में मनी कितना रहनी चाहिए? 120 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन जब हमने क्या अपना लिए, तब अर्थव्यवस्था में जाकर मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, समझ गए ना? घाटे के वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ेगी या घटेगी? आपसे मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया कि सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था को जब अपना लेती है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है या घट जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? देख लिए ना, क्योंकि सरकार अतिरिक्त नोट छापकर अर्थव्यवस्था में डालने का फिराक कर लिया है। अब ध्यान दीजिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था से लाभ भी है तो कुछ हानियां भी है। हालांकि विकासशील एवं अर्ध विकसित देश को घाटे की वित्त व्यवस्था से ज्यादा लाभ है, विकसित देशों को इससे लाभ नहीं होता है। विकसित देशों को इस तरह की व्यवस्था करने से हानियां उठानी पड़ती है। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था विकासशील देशों के लिए, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के लिए, अर्ध विकसित देशों के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था विकसित देशों के लिए, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के लिए बिल्कुल फायदादायक नहीं है, बिल्कुल लाभदायक नहीं है दोस्तों। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था को अगर सही तरह से मैनेजमेंट ना करे विकासशील एवं अर्ध विकसित देश, तो उन्हें फायदे के बदले क्या हो सकते हैं? नुकसान भी हो सकते। तो आइए समझ लेते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था से अगर फायदा है तो कैसे है, क्या फायदा है, हम इसका जिक्र कर ले। और अगर घाटे की वित्त व्यवस्था से हानियां है तो किस तरह से ये हानियां है वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो आइए घाटे की वित्त व्यवस्था से होने वाले लाभ और हानि का जिक्र करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि घाटे की वित्त व्यवस्था किन देशों के लिए सही रहता है एवं अर्ध विकसित देशों के लिए। क्या विकसित देशों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। विकसित देशों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था बिल्कुल भी उचित नहीं है। घाटे के वित्त व्यवस्था के लाभ
पहले लाभ का जिक्र करते हैं, हालांकि भारत जैसे देशों में यह लाभदायक होता है। अब देखिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपना लिए, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होगी, या इससे सरकार के पास जो है करेंसी आ जाता है। क्या जाता है? करेंसी आ जाता है। मान लीजिए कि एक देश में बेरोजगारी अधिक है और सरकार को उनको देने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार ने क्या किया? नोटें छाप लिया। सरकार ने क्या किया? नोट छाप लिया और सभी बेरोजगार को दे दिया। क्या इससे परेशानी थोड़ी सी भी कम नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का सबसे पहला लाभ है कि अगर आपको सामाजिक सुरक्षाएं, योजनाएं जैसे कि वृद्धा पेंशन, मुद्रा लोन, मान लीजिए मुद्रा लोन, मुद्रा बैंक के द्वारा सरकार जो मुद्रा योजना जो चलाया, जिसके तहत 3 प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं और उनके लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाए, तो सरकार क्या क्या अतिरिक्त नोट छाप करके और उसको पूरा कर दिया। तो इससे दोस्तों फायदा है, यानी कि फायदा इस कारण से है कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। है? तो एक सबसे बड़ी फायदा होता है कि सरकार एक विकासशील देशों के लिए और अर्धविकसित देशों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उचित है। तो हम उसी देशों के संदर्भ में हम आपको बात बता रहे हैं कि एक विकासशील देशों में एक अर्धविकसित देशों की स्थितियां जो है वो ऐसी है कि वहां पर गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या काफी ज्यादा होते हैं विकसित देशों के तुलना में, और सरकार को प्राप्ति के सोर्स कम होते हैं, खर्च करने के लिए मदे ज्यादा होते हैं। विकासशील और विकसित देशों, अर्धविकसित देशों के नागरिक उतने योग्य नहीं होते हैं ये सरकार को कर दे सके, लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता की बहुत ज्यादा दरकार रहती है सरकार से। तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था करके, अतिरिक्त नोट छाप करके अपने देश के गरीब जनता, बेरोजगार जनता को मदद कर सकती है, और वह मदद जब पैसों के रूप में, कैश के रूप में या किसी अन्य माध्यम से उसके पास पहुंचेगा तो निश्चित ही उसके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। एक फायदा यह हुआ। दूसरी फायदा, अब कहिएगा कि अतिरिक्त नोट छापकर बांट दे सबको, तो तब तो सीधा सबको कोई गरीब काहे है? कल सरकार सारा योजना छोड़ करके खाली नोट छापना चालू करे क्या? गरीबी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, सबको पैसा बांट दे। लेकिन आपको हम बताए थे कि पैसा कितना रहना चाहिए, उससे अधिक जाइएगा तो जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो उस लेवल में उससे अधिक पैसा जाएगा, उस पैसा का कोई वैल्यू, सीधा वो पैसा आकर के महंगाई बढ़ाएगा दोस्तों। तो अगर एक विकासशील और अर्धविकसित देश की सरकार अतिरिक्त नोट छापकर बेरोजगारों को ही या गरीबों को ही पैसा मुहैया करा देती है, तो ये पैसा किस तरह उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं दोस्तों। तो एक दूसरी स्थिति हम बता रहे हैं कि विकासशील और अर्धविकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर रहते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में वहां पर काम नहीं शुरू हो पाते। उदाहरण के लिए बिहार में कितने ज्यादा पानी है कि एक इलाका बाढ़ से डूबा ही रहता बिहार में, फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी जो बिहार आधा बाढ़ में डूबा रहता है, उस बिहार में इतने मछली पैदा नहीं होते हैं कि बिहार के लोगों के मछली की मांग पूरी की जा सके। आप जानते हैं कि बिहार की मछली के मांग आंध्र प्रदेश राज्य पूरा करता है, पश्चिम बंगाल पूरा करता है। कहने का मतलब कि यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, लेकिन लोगों के पास, बिहार के लोगों के पास पूंजी का अभाव है, इसीलिए उसमें लगा नहीं रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए हम किसी अन्य स्टेट पर निर्भर है। अगर
मान लीजिए सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए मदद करना चाहती है और सरकार के पास पैसा नहीं है, तो नोट छापकर उनको दे देगा और प्राकृतिक संसाधन इतने ज्यादा है कि वो पैसा वहां पर लगाकर वो उत्पादन को बढ़ा देगा कि नहीं है? और उत्पादन को जैसे ही बढ़ा देगा तो पूंजी हम पहले छापे हैं वो बराबर हो जाएगा कि जीडीपी का, हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए कि हमने नोट छापकर 10-20 बेरोजगार को बांट दिए। सरकार ने क्या किया, नोट छापकर 20 बेरोजगार को पैसा बांट दिया। वो पैसा तो फालतू का है क्योंकि पैसा जीडीपी बढ़ा नहीं, हम पैसा छापकर डाल दिए। वो पैसा झूठ मूठ को जाकर के जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देगा। लेकिन हमने क्या किया, मान लीजिए कि वो 10-20 बेरोजगारों को वो पैसा बांट दिया और वो बेरोजगार भी चला गया कहां, नदिये ले लिया भाड़ा पर बांध, अब मछली पालन चालू कर दिया। मछली पालन चालू कर दिया, मछली का प्रोडक्शन होने लगा और जितना पैसा सरकार छापा था अगले साल से वो उतना मछली का प्रोडक्शन देने लगा। जीडीपी के बराबर पैसा हो गया कि नहीं हो गया? है? हो गया कि नहीं? ये फायदा है कि नहीं घाटे की वित्त व्यवस्था? तो इस तरह से घाटे की वित्त व्यवस्था से फायदा होता है। लेकिन ये विकसित देशों में फायदा नहीं करेगा क्योंकि विकसित देशों में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका भरपूर उपयोग हो रहा है। यहां पर न बांध खाली था तो आप जाकर मछली मार लिए, अमेरिका में सब बांध पर मछली पालन हो रहा है। कहां जाकर हम मछली पालिएगा? तो एक विकासशील और अर्ध विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था लाभदायक होते हैं क्योंकि इन देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर रहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में उसका दोहन नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो कैसे फायदा पहुंचा या देखे कि न देखे? हैं? तो यही फायदा, और सबसे बड़ा यही फायदा है कि एक घाटे की वित्त व्यवस्था विकासशील और अर्ध विकसित देशों के लिए फायदा इसलिए कर जाता है कि इन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। बिहार में भी देख रहे हैं ना कितना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहां पर उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या भरपूर उपयोग किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। और भरपूर उपयोग न किए जाने का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वह पूंजी का अभाव होना है। हालांकि बिहार में कुछ मूड का ही लोग ऐसा है जो कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है। बहुत को इतना जमीन है कि आसान से खेती कर सकता है, लेकिन खेत में लगाया हुआ है बांस। अब बांस इतना झंझट का चीज है, किसी के बगल में लगा दीजिए तो अपना खेत तो गया, दूसरे के खेत बर्बाद कर देगा, ठीक है। हाँ, मतलब बिहार में एक तो पूंजी का अभाव है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। और बिहार जैसे राज्यों के लिए विडंबना है कि जो बिहार लगभग साल के लगभग आधे, मतलब वर्ष के लगभग आधे समय पानी में डूबा रहता है, उस बिहार में इतनी मछली पैदा नहीं हो रही है कि बिहार के लोग का ही मांग पूरा किया जा सके। तो ये विडंबना है कि नहीं है? और कोई भी, जैसे अंडे का भी मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा करता है, यानी कि बिहार में अंडों की जितना खपत है उतने अंडे भी बिहार में उत्पन्न नहीं होते। उसकी मांग कौन सी पूरी होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चिकन भी जो आप खाते हैं वो सारे बिहार में पैदा नहीं होते हैं, वो पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आते हैं, तब चिकन की मांग पूरी की जाती है। तो यहां पर इतने प्राकृतिक संसाधन है फिर भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो क्या कारण है? कारण सिर पे मुंह की यही है, पूंजी का अभाव। लेकिन बिहार का लोग जो है ना, मूडों के कारण बिजनेस गड़बड़ा जाता है, क्या नहीं हो जाता है? अभी देखिए, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर सब दिन ग्रो करता है। कई ऐसे मुर्गी फार्म संचालक हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उसका टर्नओवर करोड़ों में है। अब बिहार में कह दीजिए कि मुर्गी फार्म में करियर बनाइएगा, क्या मुर्गी फार्म?
या आप कह दीजिए गॉट फार्मिंग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और ग्रोइंग मार्केट है। सरकार जो इतने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं उसका क्या काम है? यही कि पशुपालन और खेती को बढ़ावा देना। लेकिन यहां के लोग का सोचे गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, पोखर भी खुना दीजिए, एक बार मछली पालन होगा, दूसरा बार वहां गोली चलेगा, 10 साल नहीं होगा मछली पालन। बिहार में यही स्थिति है, जितना भी जलकर है हर साल वहां गोली चलेगा, फायर होगा। अब पता नहीं मछली में क्या है कि हम तो ऐसे देखे जो मछली नहीं खाता वो भी मार करने आता है। आपके गांव के आसपास बड़े बड़े पोखर हैं? बड़े बड़े पोखर को हमारे तरफ जलकर कहा जाता है। हाँ, तो वहां स्थिति ऐसा होता है कि कोई दबंग व्यक्ति नहीं है तो वो मछली नहीं पाल पाएगा। चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था के लाभ क्या है? क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझे? हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था का लाभ क्या है, समझे कि नहीं समझे? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मोटिव यह है कि हम पैसा डाल दिए हैं, अब वो पैसा जाकर के उत्पादन को, और पैसा उत्पादन के बराबर हो जाएगा, देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया ना? घाटे की वित्त व्यवस्था का मेन मोटिव यह है, एक तो देखिए सरकार को फालतू का नोट छापनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को आजमा लिया है। तो यह आजमा इसलिए लिया है कि सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि वो पैसा जाएगा मार्केट में और जाकर के प्रोडक्शन को क्या करेगा, और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। लेकिन सरकार अगर यह व्यवस्था ना अपनाती तो पैसा मार्केट में नहीं जाता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो जीडीपी भी कम रहता, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता। वैसे हम फायदे को 4 कारणों में हम बताए हैं, पर ये तो एक बार उसको एक क्वेश्चन है, राज्यपाल भी 30,000 करोड़ निकाल सकता नहीं, तो राज्यपाल कैसे निकालेगा 30? राज्यपाल 30,000 नहीं निकाल सकते। राज्य में राज्य की क्षमता केंद्र सरकार इतनी नहीं है। ठीक है, क्या बोले? पब्लिक अकाउंट से तो सरकार जितना निकाले अपना मन से जब निकाले, लेकिन वो वास्तव में सरकार का पैसा है नहीं, इसीलिए वहां जल्दी निकालना सरकार नहीं चाहता है। क्या? बाहर सारा ऋण संचित निधि में, ऋण की राशि संचित निधि में, तो बाहर से जो आया तो वो संचित निधि है ना, यदि ऋण हो गया ना तो ऋण जमा होगा संचित निधि में। क्लियर हो गया? घाटे के वित्त व्यवस्था की हानि, घाटे की वित्त व्यवस्था से हानि। अब देखिए हानि क्या है, हानि क्या है, ध्यान दीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या आप समझ गए ना, और ये लाभ किस प्रकार पहुंचाता है ये आप समझे कि नहीं समझे? किन देशों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उचित है, और इन्हें घाटे की वित्त व्यवस्था से लाभ इसलिए हो रहा है कि इनके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर है जिसका पूंजी के अभाव में दोहन, इसलिए इन देशों को घाटे की वित्त व्यवस्था से लाभ है। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था का मैनेजमेंट ठीक तरह से ना किया जाए तो यह सीधे हानि करेगा। उदाहरण के लिए हमने बेरोजगारों को भत्ता दे दिया कि ये जाकर के कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा। अब बेरोजगार निकला एकदम निकम्मा। मान लीजिए सारा पैसा दिए बांटने के रोजगार करेगा, 10 दिन रेस्टोरेंट खा करके खत्म कर दिया।
तो क्या इस स्थिति में घाटे की वित्त व्यवस्था लाभ करेगा? नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है? बढ़ती है। घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, और उस मुताबिक अगर उत्पादन नहीं बढ़ा तो आर्थिक व्यवस्था आपकी क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। बड़ा घाटा। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को क्या किया? बढ़ा दिया। और मान लीजिए कि उस हिसाब से उत्पादन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो वो पैसा का कोई महत्व रह गया है? वह पैसा सिर्फ जा करके लोगों के पास जमा हो गया है। अब वह पैसा देश के आर्थिक विकास को नीचे गिराने लगेगा। किस प्रकार से? तो वह पैसा महंगाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब महंगाई बढ़ेगा तो इससे सबसे खराब असर गरीब जनता पर पड़ेगा। मान लीजिए उत्पादन सीमित है लेकिन लोगों के पास पैसा भरपूर है, तो कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी कि नहीं? तो वहीं घाटे की वित्त व्यवस्था, अगर घाटी के वित्त व्यवस्था वाली मुद्रा जब अर्थव्यवस्था में पहुंचकर उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ाती है, तब इससे आर्थिक विकास आगे बढ़ने के बजाय क्या होने लगता है? पीछे होने लगता है। और मुद्रा जो बढ़ा हुआ है वो जा करके अर्थव्यवस्था में महंगाई को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। महंगाई बढ़ने से किस पर असर होगा आप जान ही सकते हैं। क्लियर हो गया ना? उसके बाद घाटे की वित्त व्यवस्था, जब मुद्रा की आपूर्ति अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो अंततः लोगों के पास मुद्रा की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और लोगों के पास मुद्रा बढ़ जाता है तो लोग उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को हो जाते हैं, जिसे भारतीय जनता भी उपभोक्ता प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए कोई प्रोडक्ट है, उस पर लिख दीजिए मेड इन अमेरिका, बस इतने में उपभोक्ता पर प्रभाव हो जाएगा। अमेरिका का है तो अच्छे का होगा, ठीक है। अब वही मेड इन इंडिया लिख दीजिए, या मेड इन मुसल्लपुर हाट पटना बिहार, मान लीजिए, तो लोगों को शक होने लगे, गड़बड़ चीज है, मुसल्लपुर हाट में बना है, नहीं चाहिए। तो अगर आप घाटे की वित्त व्यवस्था लगातार अपना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप घाटे की वित्त व्यवस्था लगातार अपना रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्राएं बढ़ रही है, उससे वह मुद्रा आपके उत्पादन को नहीं बढ़ाए, आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, और वह पैसा गया कि था अंततः घूम फिर कर जनता के पास जाएगा। यानी जनता के पास मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जनता के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो जनता उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का मतलब जरूरत है नहीं लेकिन रखे हुए हैं। अभी मान लीजिए किसी को जरूरी है 2 सॉफ्टवेयर का मोबाइल में डाउनलोड करके रखता है, 40 को सॉफ्टवेयर, आधा का यूज नहीं है उसमें, है कि नहीं है? घर है बगल में लेकिन फिर भी दिखाने के लिए खरीद लिया है गाड़ी, क्या? जबकि पैदल वो आसानी से चला जा सकता। इसको क्या कहते हैं? उपभोक्तावादी प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये उपभोक्ता प्रवृत्तिवादी प्रवृत्ति आती है कौन से? आती है पैसों से। पैसा जब ज्यादा हो जाएगा तो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, विदेशी चीज जो है वो ज्यादा पसंद करने लगेंगे, ठीक है। आईफोन चाहिए, माइक्रोमैक्स नहीं लेंगे, इस प्रवृत्ति को आप क्या कहिएगा? उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति कहेंगे इसको, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति कर रहे हैं। और ये क्यों? इसलिए आया कि आपके पास पैसा है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था फैला तो आपका जनता उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का हो जाएगा। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का हो जाएगा, कहेगा कि बाहर से ज्यादा सामान मंगाइए, आयात करिए,
और सरकार क्या कहना, आयात नहीं करेंगे तो फिर वो स्मगलिंग करने लगेगा। ठीक है, फेसबुक पर अपने अमेरिका के फ्रेंड से बात करेगा कि भारत सरकार आईफोन नहीं मंगवा रहा है, तुम भगवान से भेजना दो किसी तरह। अब स्मगलिंग चालू हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पैसों की अधिकता से हो रहा है। पैसा अधिक क्यों हो गया? घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण हो गया। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण पैसे अधिक क्यों हो गया? क्योंकि वो उत्पादन को नहीं बढ़ाया है। या जब सरकार जिन उद्देश्यों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था लागू किया है वह उद्देश्य प्राप्ति नहीं हुई। तो घाटे की वित्त व्यवस्था समझे, घाटे की वित्त व्यवस्था के क्या लाभ और क्या हानियां है समझे। यानी कि उद्देश्य, यानी कि जिस उद्देश्य से चालू हो चाहे घाटे की व्यवस्था, अपना उद्देश्य पूरा हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ है कि जिस उद्देश्य से, यानी कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ा घाटे की वित्त व्यवस्था के बाद तो वो देश को सीधे गर्त में लेकर चला जाएगा। भारत में यही हो रहा है। अभी उत्पादन बढ़ रहा नहीं रहा, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, करेंसी लोगों के पास ज्यादा है, उस मुताबिक प्रोडक्शन नहीं। आप गांव का ही देख लीजिए, 1900 अगर 2005 की स्थिति है, उस समय लोगों के पास क्या उतने करेंसी रहती थी जितनी आज है। लेकिन आप उत्पादन पर गौर करिएगा, वो क्या हो गया है, घट गया है। पहले की तुलना में कम उत्पादन हो रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे सीधे महंगाई बढ़ता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आप अभी अनुभव कर रहे होंगे कि महंगाई कितना हो गया। सरसों का तेल तो लगता है अब 200 फिक्स से हो जाएगा। क्या घटा है? जो भी हो, कांग्रेस के राज में, यानी कि यूपीए के गवर्नमेंट काल में तो कितना था, लगभग 120-80 था। ठीक है, अब तो लगता है 180-90 अस्थाई हो जाएगा, घटने का कोई चांस नहीं रहेगा। चीनी भी लगता है 50 अब फिक्स हो जाएगा। क्या? तो ये महंगाई जो बढ़ रही है इसके कई कारण है। उसका एक कारण ये भी है घाटे की वित्त व्यवस्था। महंगाई इसलिए बढ़ गई, उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, उत्पादन हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया? आए समझ गए? एक बार घाटे की वित्त व्यवस्था पर सरसरी निगाह दिखा दीजिए। आते हैं दोस्तों हम अब बजट के अगले पहलू पर। चलो ठीक, अगर एक क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो कौन निकाल सकता है, तो प्रेसिडेंट का पद खाली होने की व्यवस्था तो संविधान में नहीं है। भारतीय आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो फिर कौन निकालेगा? तो भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था अपना ली गई है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली हो ही नहीं सकता है कि ना है? अब पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति है नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसकी भूमिका में आ जाता है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। अब ये भी नहीं होगा तो उतना तो भाग भारत का खराब है नहीं दोस्तों। क्या? तो अभिनव आनंद भारतीय संविधान में यह व्यवस्था पूरी तरह से बना हुआ है कि उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। सॉरी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। कोई न कोई राष्ट्रपति की भूमिका में हमेशा रहेगा। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं बजट को हम एक दूसरे नजरिए से। अब तक आप पढ़ें कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं बजट के प्रकार। इससे पहले जो हम राजस्व बजट और पूंजीगत बजट पढ़े थे वे बजट के भाग थे, पार्ट थे। वो क्या थे?
यानी एक पूरे बजट को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 2 पार्ट में, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब सरकार के द्वारा जो प्रतिवर्ष फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है, वह बजट कई प्रकार से हो सकते। अब हमें यही समझना है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। अब तक आप ये पढ़े हैं कि एक बजट के 2 भाग होते हैं, यानी सरकार के द्वारा पेश किए गए पूरे बजट को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, राजस्व बजट और क्या है राजस्व और पूंजीगत बजट आप समझ चुके हैं। अब आइए सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए जाते हैं उस वक्त कितने प्रकार के होते हैं, बजट के प्रकार को समझते हैं। पहला प्रकार है एक समान मद बजट, द लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट या एक समान मद बजट। अब यह बजट क्या है दोस्तों? तो जब सरकार भिन्न भिन्न विभागों के सारे कार्य को एक समूह में बांट करके एक मुश्त पैसा आवंटित कर दे तो उस बजट को क्या कहते हैं? एक समान बजट। एग्जाम्पल से समझिए, परिभाषा तो आप समझ ही गया, नोट में दिया हुआ है कि जब सरकार विभिन्न विभागों के आवश्यकता को, सारी आवश्यकताओं को एक ही समूह में रख दिया और उसके लिए एक मुश्त पैसा आवंटित कर दिया, तब इस तरह के बजट को क्या कहते हैं? यानी कि एक समान मद बजट में यह क्लियर नहीं रहता है कि पैसा किन कार्यों में खर्च होगा। उदाहरण के लिए इसको समझिए कि मान लिए कि स्वास्थ्य विभाग है, गृह विभाग है, रक्षा विभाग है। सरकार ने एक सीधे सीधे बजट बना लिया कि स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा 500 करोड़, ठीक है, गृह विभाग को मिलेगा 700 करोड़, रक्षा विभाग को मिलेगा 900 करोड़। डायरेक्ट इस तरह का बजट पेश किया। अगर सरकार इस तरह का बजट पेश किया कि डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग को 500 करोड़ दिया जाएगा, गृह विभाग को 700 करोड़ मिलेगा, रक्षा विभाग को 900, खर्च करने के लिए हम बोल रहे हैं, ये खर्च करने की बात हो रही है, तो इस तरह के बजट को क्या कहते हैं? एक समान। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर ढेर सारे कार्य है, हॉस्पिटल का निर्माण है, डॉक्टर के तनख्वाह और पेंशन है, दवाइयों की आपूर्ति, ढेर सारे कार्य है ना स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। लेकिन वो कार्य क्लासिफाई हुए हैं, सीधे सरकार का दिया कि 500 करोड़ स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा उस पैसा का, यह क्लियर है ही नहीं किसमें, बजट में। जब एक विभाग के सारे कार्यों को समूहित करके एक मुश्त पैसा आवंटित कर दे बजट के माध्यम से, उस बजट को हम क्या कहेंगे? यह बजट अच्छी बजट नहीं है, क्योंकि इस बजट में कहां पर पैसा खर्चा होगा यह क्लियर ही नहीं रहता है। अब गृह विभाग को 700 करोड़ मिला है, गृह विभाग के अंतर्गत ढेर सारे कार्य हैं। गृह विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सुरक्षा बलों के वेतन पेंशन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने सुरक्षा बलों के हथियार गोला बारूद है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके अपने कार्य हैं, ढेर सारे कार्य है कि ना है। अब ये 700 करोड़ गृह विभाग कहां खर्चा करेगा, क्या खर्चा करेगा, कब खर्चा करेगा, यह कोई जिक्र नहीं है बजट में। तो यह बजट कैसा बजट है? हमको लगता है आप समझ चुके होंगे। एक समान मत क्लियर है? तो जब बजट इस प्रकार बनाया जाए कि एक विभाग के सारे कार्य को समूहीकृत करके पैसा आवंटित कर दिया जाए, तो इस प्रकार के बजट को हम क्या कहते हैं? एक समान मत बजट, द लाइन आइटम बजट कहते हैं।
यह बजट अच्छा नहीं है। इस बजट में यह जिक्र नहीं रहता है कि पैसा किन कार्यों में और कब खर्च होगा। एक समान मद बजट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस बजट में या इस बजट से आपको क्लियर ही नहीं होगा कि विभिन्न विभागों को जो पैसा आवंटित किया है खर्च करने के लिए वह आखिर किन कार्यों में खर्च होगा और कब खर्च होगा, यह क्लियर है ही नहीं बजट में। क्लियर। हालांकि वर्तमान में इस तरह के बजट बनाए, लेकिन देश जब आजाद हुआ था तो आजाद भारत को बहुत कुछ सीखना था, तो उस समय तक ये बजट पेश किए जाते थे दोस्तों। क्लियर है? पहला बजट समझ गए। एक समान मद बजट क्या है समझ गए। वर्तमान में इस तरह का बजट पेश, अब वर्तमान इस तरह का बजट पेश भी किया जाएगा। कांग्रेस पेश करेगा तो बीजेपी छाती पीटेगा, बीजेपी पेश करेगा तो कांग्रेस छाती पीटेगा। क्यों? जैसे ये सही बात तो है नहीं। स्वास्थ्य विभाग को दिए 500 करोड़, कहां खर्चा होगा बताए क्यों नहीं? क्योंकि ये बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग को 500 करोड़ है तो बताइए क्या करिएगा। 500 करोड़ से कितने नए अस्पताल बनेंगे, कितने नए डॉक्टरों की बहाली होगी, कितने नए बिल्डिंगों को सुधारा जाएगा, क्या कार्य में पैसा खर्च होगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में विपक्ष को जानना तो जरूरी है ही, जनता को भी जानना जरूरी है कि नहीं है? आइए बजट के दूसरा प्रकार, निष्पादन बजट, परफॉर्मिंग बजट। इस बजट की शुरुआत, निष्पादन बजट की शुरुआत भारत में कब हुई? 1900। और जानते नहीं ये 2 का मतलब क्या हुआ? ये वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 1975-76 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 1975 से लेकर 31 मार्च 1976 तक। 31 मार्च 1976 का निष्पादन बजट। द लाइन आइटम बजट या एक समान मद बजट को आप समझ गए हैं? एक समान मद बजट को आप समझे? यह ठीक उसका उल्टा है। अर्थात एक समान मद बजट में क्या देखे थे कि विभाग के को जितने भी कार्य सब एक जगह और एक मुश्त पैसा क्या कर दिए? आवंटित कर दिए। निष्पादन बजट ठीक एक समान मद बजट का उल्टा है। अर्थात इसमें पहले विभागों के कार्यों को सेपरेट किया जाता कि आपको जैसे स्वास्थ्य विभाग के कार्य, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, अब यह स्वास्थ्य विभाग क्या कार्य करेगा तो इनके सारे कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, अस्पताल के निर्माण, मान लीजिए अस्पताल निर्माण, ठीक है, डॉक्टर की भर्ती, ठीक है, डॉक्टर की भर्ती, दवाई, ठीक है, रोगी की वित्तीय सहायता। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यों को क्या कर लिए? अलग कर लिए। अलग करके तय कर लिए कि हाँ ये कार्य करना बहुत। अब स्वास्थ्य विभाग को हम दिए अस्पताल निर्माण के लिए 50 करोड़ दिए मान लीजिए, डॉक्टर की भर्ती के लिए 30 करोड़ दिए मान लीजिए, ठीक है, दवाई के लिए मान लीजिए 70 करोड़ दिए, रोगी को वित्तीय सहायता अस्पताल में देने के लिए 100 करोड़ दिए। तो यहां हम क्या कर लिए कि विभाग के सारे कार्यों को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं, उसके बाद उसे खर्च के लिए पैसे आवंटित कर रहे हैं। जब बजट का इस प्रकार निर्माण हो, जब बजट का इस प्रकार निर्माण हो कि विभाग के कार्य अलग अलग किए जाएं, उस कार्य को ठीक से मॉनिटरिंग करके तब पैसा आवंटित किए जाए, तो इस बजट को हम क्या कहेंगे? निष्पादन बजट। यह निष्पादन बजट एक समान मद बजट के ठीक उल्टे हैं, ठीक उल्टे। इनको देखिए, एक समान मद बजट की डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग को पैसा आवंटित कर दिया गया, वो अब कहां खर्च करेगा नहीं करेगा उसका कोई अता पता। लेकिन यहां पर जो पैसे आवंटित किए गए हैं कार्यों को निर्धारित करके पैसे आवंटित कर दिए। जब सरकार बजट इस प्रकार निर्मित करे
कि विभाग के कार्य अलग अलग हो और उनकी निष्पादन के आधार पर पैसा आवंटित तो निष्पादन मतलब परफॉर्मिंग के आधार पर पैसा आवंटित हो, तब इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं? निष्पादन बजट। निष्पादन बजट एक समान मद बजट का ठीक क्या है? उल्टा है। ठीक क्या है? उल्टा है। निष्पादन बजट की शुरुआत कब हुई? देखिए शायद गड़बड़ा गया है। निष्पादन बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1975। किस वित्त वर्ष में सर्वप्रथम भारत में निष्पादन बजट की शुरुआत की गई? 1975-76 में। 1975-76। वर्तमान में ये बजट भी, इस तरह के बजट भी पेश नहीं किए जाते। अब ऐसे भी अच्छा बजट आइए 3 नंबर पर। आउटकम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? एक कह रहा कि आइए जाइए। इस तरह से बोलिएगा तो कैसे होगा? आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम इनका इनपुट, आउटपुट इनपुट पढ़े हैं। अगर ध्यान में बिजनेस को रखा जाए, ध्यान में बिजनेस को रखा जाए तो इनपुट का मतलब होता है कि जो हम लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। आउटपुट का मतलब जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है। आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए डेयरी फार्म में घोले हैं तो सेट बनाने में गाय में के ऊपर जितने खर्च हुए हैं वो इनपुट हो गया। जितना दूध प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। आउटपुट में से इनपुट निकालिए तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वही आउटपुट से यहां आया है क्या? आउटकम। आपके नजर में निष्पादन बजट तो निश्चित ही एक समान मद बजट से अच्छा है, इसमें कोई दो रहने। अब 2 प्रकार के बजट पड़े ना, एक समान मद बजट और दूसरा निष्पादन बजट। आपके नजरिए में दोनों में कौन बजट अच्छा है? निष्पादन बजट अच्छा है। नहीं तो एक समान मद बजट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीधे विभाग को पैसा दे दिया है। अब बाद में विभाग अपने स्तर पर निर्णय ले लिया है कि इससे डॉक्टरों को फ्लैट दिया जाएगा। अब क्या कर लीजिएगा? सरकार रोक सकता है उसको? नहीं। जरूरी था रोगी को दवाई लेना, सरकार ने डॉक्टरों को फ्लैट बनवाना चालू कर दिया है कि डॉक्टर को रहने के लिए एकदम मस्त का रूम मिले। या कुछ और ही ऐसे प्लान बना दे विभाग जो विभाग के लोगों के लिए अच्छा हो, जनता के लिए अच्छा कम हो। लेकिन निष्पादन बजट में तो सरकार देख कर दिया है पैसा। एक है आउटकम बजट। आउटकम बजट निष्पादन बजट से भी अच्छा है, यानी कि बजट में अगर आपको पूरी पारदर्शिता लानी है तो कैसा बजट पेश करिए? आउटकम बजट पेश करिए। आउटकम बजट में क्या होता है कि आप क्या देखिए कि निष्पादन बजट में कार्यों को देख रहा है। आउटकम बजट में पहले यह देखा, अच्छा आपको जो अस्पताल निर्माण के लिए 50 करोड़ दिए थे वह 50 करोड़ खर्चा किए सब सरकार। मतलब बजट बनाते समय अगर सरकार पिछले आवंटित पैसों को देखे, उनके परफॉर्म को देखे, मान लीजिए कि बजट में डॉक्टर की भर्ती के लिए कितना दिया, अब सरकार अगला बार जो इस विभाग को पैसा देगी तो अगला बार यह देखकर देखिए, अच्छा डॉक्टर की भर्ती के लिए आपको जो हम 30 करोड़ आवंटित किए थे तो सब खर्चा हो गया, तो पता चला है कि अभी तो डॉक्टर का बहाली निकालबे किए हैं तो 30 करोड़ खर्चा नहीं हुआ है, तो चलिए इस बार आपको 30 करोड़ नहीं मिलेगा। दवाई के लिए 70 करोड़ मान लीजिए दिए हैं और सरकार चेक, अच्छा दवाई के लिए 70 करोड़ दिए हैं, दवाई सब आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है दवाई। 70 करोड़ खर्चा हो गया नहीं, 63 हुआ, 7 करोड़ बचल है। हाँ तो चलिए दवाई निर्माण में 63 करोड़ फिर 70 करोड़ कर रहे हैं। पिछले कार्यों को देखकर, पिछले कार्यों के परफॉर्म को देख करके जब बजट का निर्माण किया जाता है तो उस बजट को क्या कहेंगे? आउटकम बजट।
क्लियर है ना? एक समान मद बजट था कि डायरेक्ट हम विभाग को पैसा दे दिया, विभाग जैसे मन खर्च करे। वो बजट अच्छा नहीं था, वो वर्तमान उस तरह के बजट पेश भी नहीं होते। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ समय तक जब सरकार को उतनी देश चलाने का अनुभव नहीं थी, तो तब वो बजट पेश होते थे। वैसे जब आजाद हुए थे तो सब कुछ नेहरू जी थे, बाकी लोग उतने संविधान विशेषज्ञ भी नहीं थे। जब आजाद हुआ देश तो तुरंत थोड़े एक सब संविधान जान गया, बहुत दिन संविधान जानने में लगा। केंद्र सरकार फोन आता था सरकार को, राज्य सरकार को, ये काम करिए ना, और राज्य सरकार दौड़ कर जाता था संविधान विशेषज्ञ, ये काम कैसे करेंगे हम बताइए तेजी से। तब एक एक संविधान विशेषज्ञ हर राज्य सरकार के पास रहता था। अब ना आप जानते हैं कि ये हो गया तो ये होगा, लेकिन जब संविधान बना तो तुरंत थोड़े सब जान गया था। गांव में तो अभी वो पता नहीं लगा है कि अधिकार क्या है। अभी गांव में जाकर किसी को कह दीजिए केस हो गया है तो पहले भाग जाएगा घर से, केस हो गया है। जबकि आपको पता होगा कि बहुत कम केस ही ऐसा है कि जिसमें गिरफ्तारियां तुरंत है। अब केस हो भी गया है तो बात करना वकील से तो लगा रहे हैं फूफा जी को, क्या है कि नहीं है? तो ऐसा होता है सच में। अब आप पर केस हो गया है, तो लीगल तरीका क्या कि आप जाइए एडवोकेट से सलाह लीजिए कि क्या करना है हमको। लेकिन गांव के लोग को उतना पता नहीं है। एक तो उन्हें यह भी पता नहीं है कि किन केस में गिरफ्तारियां हैं, किन केस में गिरफ्तारी। कभी कभी इसका फायदा उठाता है प्रशासन भी, फायदा उठाता है, जाकर के डरा दिया आप पर केस हो गया है तुरंत उठाएंगे आपको, जबकि उस केस में गिरफ्तारी है ही नहीं। अब आदमी डर गया, बाप उठा लेगा हमको, हम भाग जाएंगे दिल्ली। अब जिन केस में गिरफ्तारी है नहीं, उस केस के डर से हम भागे हुए हैं। सलाह लिए, वकील का सलाह नहीं लिए, दूसरे आदमी से बात कर रहे वो, और हाँ दोस्त मेरे पर केस हुआ था, हम तो मुंबई भागे थे। हालांकि बहुत वकील से भी थोड़ा सलाह गड़बड़ सरबड़ दे देते हैं। वकील लग जाइएगा, केस सर केस हो गया, दरोगा को हम कोर्ट में खड़ा कर देंगे, आप आइए तो पहले, आपको गिरफ्तार कैसे कर लेगा। कभी कभी मतलब जिस केस में गिरफ्तारी नहीं है उस केस में भी वकील कहेगा कुछ ओबे नहीं करेगा, आप खाली कोर्ट में आइए और उसके बाद हम देख लेंगे। तो कभी कभी वकील को लोग से गलत सलाह भी मिल जाते हैं, तो लोग वकील पर कम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन ये स्थितियां हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि आउटकम बजट, वर्तमान में आउटकम बजट होता है। तो आउटकम बजट किस बजट को है कि हमने पिछले जो पैसा आवंटित किए थे उस कार्य को परफॉर्म कर देख लिया है, तब जाकर आगे पैसा आवंटित किए, तो उसे क्या कहते हैं? आउटकम बजट। आउटकम बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आउटकम बजट शुरुआत में सबसे पहले 25 अगस्त 2000 भारत का पहला आउटकम बजट भारतीय संसद में कब पेश हुआ? अब वर्ष 2000 वित्त वर्ष 2007-8 में, वित्त वर्ष 2007-8 में से जो बजट पेश हुआ था उसमें निष्पादन बजट अब प्लस आउटकम बजट दोनों का मिला जुला स्वरूप था। यानी कि वित्त वर्ष 2007-8 के बाद जो भारतीय संसद बजट पेश कर रही है उस बजट का मिला जुला स्वरूप क्या है? निष्पादन आउटकम को फेंट दिया गया है। तो आप समझ रहे ना, एक समान मद बजट मतलब सीधे आवंटित पैसा, निष्पादन बजट मतलब विभाग के कामों को अलग करके पैसा आवंटित हुआ, आउटकम बजट मतलब पहले जो पैसा आवंटित हुआ उस पैसे के परफॉर्मिंग को देखकर आगे तब पैसा हम आवंटित करेंगे, तो वो कैसा बजट है? आउटकम बजट। इन तीन प्रकार के बजट में सबसे बेहतरीन बजट आपको कौन लगा? और ये बेहतरीन है, ये परफॉर्मिंग से भी बेहतरीन बजट होता है सर। तो बजट में अगर पूरी पारदर्शिता लानी हो तो पेश करता है सरकार कौन बजट? आउटकम बजट।
तो 3 प्रकार के बजट को समझ गए। आइए चौथा क्या है? शून्य आधारित बजट। यह बजट सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुआ और इस बजट की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ? 1970 और कहां से? और इस बजट का कॉन्सेप्ट देने वाले अर्थशास्त्री पीटर फीट थे। शून्य आधारित बजट की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका से हुआ 1979 में और शून्य आधारित बजट अवधारणा का विचार जिस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया उसका नाम क्या था? पीटर फीट। इन्हीं के दिमाग का उजाड़ था। फीट है पीटर फीट। पीटर। हाँ पीटर फीट याद आ गया। पीटर फीट ये अर्थशास्त्री थे। पीटर फीट के दिमाग का उपज था ये शून्य आधारित बजट। जब देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया हो, ठीक है, यानी देश व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का शिकार हो, सरकार के पास पैसों की कमी हो, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, तब सहायता लिया जाता है या तब पेश किया जाता है क्या? यानी कि मान लीजिए कि एक देश में ऐसी स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार के संचित निधि में पैसा नहीं है, बहुत कम है, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है, बहुत कम है, आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं है, तो उस समय के लिए उस समय सबसे उपयुक्त होता है कि क्या पेश किया जाए, या उस समय सरकार के लिए सबसे उचित होता है कि किस प्रकार का बजट पेश किया जाए? शून्य आधारित बजट पेश किया जाए। अब शून्य आधारित बजट क्या होता है कि जब बजट इस प्रकार बना जाए कि पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? सुनना था। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? अब इसका मतलब आप समझिए, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करने का क्या मतलब है? यानी पीछे क्या हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सब कुछ नहीं देखना है, आगे हमें कितना खर्च करना है, सिर्फ इस आधार पर हम बजट बनाए तो वो क्या होगा? शून्य आधारित। एक तो शून्य आधारित बजट किस स्थिति में सरकार पेश करती है वो तो आपको हम बता दिए। शून्य आधारित बजट पेश करने का अर्थ होता है कि एकदम भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाना। और इसमें यानी कि यह बजट में यह नहीं देखा जाता कि पीछे क्या कार्य हुआ है, उसमें क्या कार्य बचा है, कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ 3 बातों की पुष्टि के आधार पर सबसे पहले सरकार तय करता है कि क्या हमें खर्च करना चाहिए, पहले यह बात सोचता है। कोई भी खर्च हो या कोई भी व्यय सरकार कर रही है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि क्या हमें खर्च करना चाहिए। पहले इस बातों पर बात विवाद होकर तय करने लगता है कि खर्च करना चाहिए या नहीं चाहिए। जब यह तय हो जाता है तो फिर यह तय किया जाता है कि कितना खर्च करनी चाहिए, कितना खर्च करनी चाहिए, और तीसरा कहां खर्च करना चाहिए। इन 3 बातों के उत्तर खोजकर जब सरकार बजट बनाए तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट पेश करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट पेश करना क्या कहलाता है?
शून्य आधारित बजट में सरकार ये नहीं देखते कि पीछे क्या कार्य हुआ है, कुछ नहीं देखती है, सिर्फ सोचती है किसकी, आगे की। आप क्या देखे थे? आउटकम बजट में पिछले कार्यों को देख रहे थे, लेकिन शून्य आधारित बजट में पीछा सब कुछ को जीरो मान लेते हैं। सब कुछ को क्या मान लेते हैं? पीछे क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि नहीं हुआ, एकदम जीरो मान लीजिए। आगे हमारी क्या प्राथमिकता है, आगे हमें खर्च करना है कि नहीं, खर्च करना है तो कितना खर्च करना है और कहां कहां पर खर्च करना है, यह तय करके अगर हम बजट बना लिए तो वो क्या कहलाएगा? शून्य आधारित बजट, जो किस अर्थशास्त्री के दिमाग का उपज है? पीटर फीट। पीटर फीट। और यह सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? अमेरिका में। तो शून्य आधारित बजट कितने प्रश्नों के उत्तर खोजने के बाद तैयार होते हैं? और वे प्रश्न कौन कौन से हैं? शून्य आधारित बजट प्रायः किस स्थिति में पेश किया जाता है? जब भ्रष्टाचार चरम पर हो, संचित निधि में पैसे कम हो और देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, देश मंदी की स्थिति में हो, तब इसका बजट पेश किया जाता है, शून्य आधारित बजट। तो कितने प्रकार के बजट हुआ? भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट वर्ष 1987-88 वित्त वर्ष 1987-88 में पेश हुआ था। शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्र कौन था? भारत ने किस वित्त वर्ष में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की? आइए दोस्तों, 5वां बजट ना, जेंडर बस्टिंग का मतलब क्या हुआ? कि जब देश में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार न प्राप्त हो या पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी पिछड़ी हो, जैसे भारत में है, आप विकास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित है, सक्षम है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6। 6 मौलिक अधिकार का आप जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या उस तरह महिलाएं भी इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कुछ अंकुश है, बहुत अंकुश है। अब देखते भी हिंसा, हर तरह की हिंसा लास्ट में आकर महिलाओं पर समाप्त होती है। तो बिल्कुल है, यह बजट उन देशों के लिए उपयुक्त है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्या है? पिछड़े हैं, या फिर महिलाओं की तुलना में पुरुष पिछड़े हैं, उसके लिए भी अच्छा होगा। हालांकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि किसी देश में पुरुष महिला जो है, पुरुष जो है वो महिलाएं से पिछड़े हैं, ऐसा एग्जाम्पल है नहीं। जहां भी पिछड़ा हुआ है तो महिलाएं पिछड़ी हुई है। महिलाएं और पुरुष समान अधिकार लगभग विकसित देशों में ही है, जो भी डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पर लगभग समानताएं हैं, लेकिन विकासशील अर्धविकसित देशों में तो ऐसी स्थिति है नहीं दोस्तों। तो इन सब देशों के लिए उपयुक्त होता है कौन? जेंडर बजट। जेंडर बजट की अवधारणा का विकास 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यानी जिस तरह शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहां? अमेरिका में शुरू हुआ था, ठीक उसी तरह जेंडर बजटिंग की सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई? सन 1982। अब जेंडर बजटिंग क्या है? कि जब बजट में महिलाओं से संबंधित योजनाओं को अलग से पैसे आवंटित किए जाए, ऐसा बजट जिसमें महिलाओं से संबंधित या आधी आबादी कहा जाता है,
आदि आबादी से संबंधित परियोजनाओं को अलग से पैसे आवंटित किया जाए तब उसे क्या कहेंगे? जैसे सरकार ने बजट पेश किया कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के वेतन पर, डॉक्टरों के सुरक्षा भत्तों पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उसी में डैश लगा दिया कि 30 करोड़ में 10 करोड़ केवल महिला डॉक्टर के लिए किया जाएगा। या जैसे कोई और योजना बनाए कि सरकार 500 लोगों को आवास मुहैया कराएगी और उसमें यह नियम बना दिया कि 500 लोगों में 300 ऐसे घर होनी चाहिए जिसका प्रमुख महिला हो। अब महिला हो तो इस तरह के प्रावधान वाले बजट को ही क्या कहते हैं? जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब हुआ कि महिलाओं से जुड़े परियोजनाओं को जो पैसा इंडिकेट कर रहे हैं उसको अलग आइटम, अलग मद में कर दिया जाए। वही क्या हो जाएगा? जेंडर बजट हो जाएगा। जेंडर बजट की अवधारणा की शुरुआत 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत में सर्वप्रथम 2005-06 में जेंडर बस्टिंग पेश किया गया। तो जेंडर बस्टिंग क्या है समझ गए दोस्तों? बजट के प्रकार को समझ गए ना? क्लियर ना? आइए आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। कोई दिक्कत ऑनलाइन? चलिए।